अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 सेल साइकिल के एनटीएस पास पेपर में आने वाले तमाम एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले सवाल को। याद रहे 2009 में हमने तलाश किया है, हमें इस चैप्टर नंबर 7 का कोई सवाल ना मिल सका। तो पहला सवाल हमारे सामने है 2011 से, डेप्लोटीन इज द सब स्टेज ऑफ। डेप्लोटीन जो है वो किसका सब स्टेज है? एनाफेज 1, टीलोफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 और ई में कहा जा रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो डेप्लोटीन जो है वो किसका सब स्टेज है? तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है, प्रोफेज 1 का जो है वो क्या है? सब स्टेज है। एनाफेज, टीलोफेज 1, मेटाफेज 1 का कोई सब स्टेज होता ही नहीं है। तो प्रोफेज 1 के जो 5 सब स्टेज हैं उनमें से है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस। ये 5 सब स्टेजेस है, तो डिप्लोटीन उनमें से एक सब स्टेज है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो सी, प्रोफेज 1 इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद 2011 के बाद 2012 में भी इस चैप्टर से 2 सवालात पूछे गए हैं। तो वो 2 सवाल कौन कौन से हैं हम उसकी बात करते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास है, द जीनोटाइप ऑफ नॉर्मल मेल इन ह्यूमन इज डैश क्रोमोसोम। जीनोटाइप नॉर्मल मेल की बात हो रही है, नॉर्मल मेल आदमी की बात हो रही है, ह्यूमन इज 44XX, 44XY, 44XXY, 44XO और ई में कहा जा रहा है 44XXX। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? डी इज द करेक्ट आंसर। 44 ऑटोसोम होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा? XY। अगर नॉर्मल मेल की जगह फीमेल पूछता तो ये आंसर हो जाता। इसी तरीके से लाइन फिल्टर की बात करता तो ये हो जाता 44XXY और अगर टर्नर की बात कर लेता तो 44XO हो जाता। तो 4 ऑप्शन में देखो कुछ भी पूछ सकता है। इस साल अगर ये पूछा तो थोड़ी सी चेंजिंग करके पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, लाइन फिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट यहाँ आंसर जो है वो क्या है? ऑप्शन बी, 44 + XY। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है वो एक और सवाल भी इस ईयर में पूछा गया है और वो सवाल क्या है? आइए। द कॉम्बिनेशन ऑफ XXY 47 क्रोमोसोम रिजल्ट इन। हमें पूछा जा रहा है XXY जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो अभी मैंने आपको बताया था XXY लाइन फिल्टर सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी इज द करेक्ट आंसर। तो 2012 के 2 सवाल के बाद 2013 में भी इस चैप्टर से 2 सवाल पूछे गए हैं। आइए हम देखते हैं कि वो 2 सवाल कौन से हैं, हम उसकी तलाश में हैं। 2013 में इस चैप्टर से रिलेटेड 2 सवाल पूछे गए हैं। 2013 याद रखिएगा एनटीएस की तारीख का सबसे मुश्किल पेपर था वो ओवरऑल। ओके, तो इसका हमारे पास जो पहला सवाल है, द इवेंट शोन बिलो अकर ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस है ना, उसके डिफरेंट फेजेस हैं। ए में कहा जा रहा है स्पाइरलाइजेशन ऑफ डीएनए, हाइड्रेशन ऑफ डीएनए, सेंट्रोमेयर स्प्लिट। नंबर 4 में कहा जा रहा है सेंट्रोमेयर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर और नंबर 5 में कहा जा रहा है डीएनए रेप्लिकेट्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फेजेस डिस्क्राइब्ड? इंटरफेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब देखो भाई, इस सवाल में हमें 5 प्रोसेस दिए गए हैं ना। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फेज जो है वो इंटरफेज में होता है, इनमें से कौन सी चीज़ प्रोफेज में होगी, कौन सी मेटाफेज में होगी, एनाफेज में होगी और टीलोफेज में होगी। और याद रहे ये बात हो रही है माइटोसिस की। तो इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपकी माइटोसिस पर ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और याद रहे कि हमने माइटोसिस का डिटेल लेक्चर जो है वो हमने आपको पहले से ही ग्रुप में प्रोवाइड किया हुआ है। तो जिन्होंने माइटोसिस का डिटेल लेक्चर अच्छे से अटेंड किया होगा, इंटरफेज वाला लेक्चर अच्छे से अटेंड किया होगा, तो उनको बहुत आसानी से ये आइडिया हो रहा होगा कि कौन से फेज में कौन सी चीज़ होगी। तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेट्स। डीएनए रेप्लिकेट्स जो होती है वो किस में होती है? इंटरफेज में होता है। इंटरफेज में डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, रेप्लिकेट होता है। तो सबसे पहले तो मुझे मिल गया डीएनए रेप्लिकेट जो होता है वो इंटरफेज में होता है, बाकी किसी और फेज में नहीं होता। तो सी में मुझे मिल गया ना, इंटरफेज में 5वां जो चीज़ है ना वो इंटरफेज में होता है। 1, 1, 2, 5
ऑटोमेटिकली हट गया। मुझे देखो बाकी अगर 5 मिलता ना तो फिर पहचानना मुश्किल होता। तो 1 1 2 5। ओके, अब मुझे सी और ई में फैसला करना है। क्या करना है? सी और ई में मुझे जो है वो क्या करना है? फैसला करना है। प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में स्पाइरलाइजेशन ऑफ डीएनए है, और यहाँ 4 कह रहा है सेंट्रोमेयर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर। तो सेंट्रोमेयर अटैच थोड़ी होता है, प्रोफेज में सेंट्रोमेयर स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच नहीं होता। डीएनए की स्पाइरलाइजेशन होती है और क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है वो क्रोमोसोम की शक्ल में नजर आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब हमें आइडिया हो गया हमारे इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? सी है। तो क्या हो गया? करेक्ट सीक्वेंस क्या बनी कि इंटरफेस के अंदर डीएनए रेप्लिकेट हुआ, स्पाइरलाइजेशन ऑफ डीएनए प्रोफेज में हुआ, मेटाफेज के अंदर जाकर जो है वो सेंट्रोमेयर अटैच हो जाता है स्पिंडल फाइबर के साथ, एनाफेज के अंदर जाकर सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है और दोनों अपने अपने पोल पर जाना शुरू हो जाते हैं, और टीलोफेज के अंदर जाकर जो है वो हाइड्रेशन ऑफ डीएनए की हाइड्रेशन होती है। तो इस किस्म के सवाल में आपको शुरुआत के 1-2 स्टेप भी मैच कर जाए ना तो आपको पूरे ऑप्शन का आइडिया पहले से ही हो जाता है। तो घबराना नहीं है, थोड़ा गौर से अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है। फिर इसी ईयर में 2013 में ही इस चैप्टर से एक और सवाल पूछा गया है। आइए देखते हैं वो सवाल क्या है। ओके भाई, अब इसमें इसकी अगर हम बात करते हैं, द डायग्राम शोज अ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय रिडक्शन डिवीजन। हमें एक डायग्राम शो कर रहा है कि भाई एक सेल है जिसकी रिडक्शन डिवीजन के नतीजे में ये बना है। व्हाट इज द डिप्लॉयड नंबर फॉर दिस ऑर्गेनिज्म? भाई एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी रिडक्शन डिवीजन भी मतलब मियोसिस भी, मियोसिस के नतीजे में आपके सामने ये सेल बन गया है। अब पूछा जा रहा है कि ये डिप्लॉयड, अगर ये डिप्लॉयड फॉर्म में होता तो हमारे पास इसके क्रोमोसोम कितने होते? तो रिडक्शन डिवीजन मतलब आधे हो गए ना, तो पहले इसको काउंट करना है। भाई हम इसको काउंट करते हैं तरतीब से, अच्छे से काउंट करना है वरना एमसीक्यू आपका गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कितने हैं? 22। तो इसका डबल कितना होगा? 44। इसका डबल क्या होगा? 44। लिहाजा जब ये सेल डिप्लॉयड होगा, सेल, तो इसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद कितनी होगी? इसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो 44 होगी। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? ई है। देखो ये कहते हैं 2013 एप्टीट्यूड की तारीख का सबसे मुश्किल पेपर था, लेकिन इसमें भी आपके सामने चैप्टर वाइज अगर एमसीक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं तो हर एमसीक्यू आपको जो है वो बहुत आसान नजर आ रहा होगा। आइए 2014 में इस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा गया है, हम उसकी तलाश में हैं। तो चले भाई 2014 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 2014 में हमारे सामने कुछ ये है। द डायग्राम बिलो शो क्रोमोसोम इन अ सेल। डायग्राम हमें दी गई है। द डायग्राम बिलो शो क्रोमोसोम इन अ सेल अंडरगोइंग माइटोसिस एंड इन अ सेल अंडरगोइंग मियोसिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स द स्टेजेस ऑफ डिवीजन करेक्टली। अब भाई डायग्राम दी गई है, ये माइटोसिस की, ये मियोसिस की है। हमें बताना है कि ये माइटोसिस का कौन सा स्टेज है और ये हमें बताना है ये मियोसिस का कौन सा स्टेज है। ये तो भाई इक्वेटोरियल प्लेन पर है, इक्वेटोरियल प्लेन पर दो हैं, तो ये क्या हो गया है? मेटाफेज 1 है। मियोसिस में 2 है ना, मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2। तो ये मेटाफेज 1 है। मेटाफेज 2 के अंदर जो है वो ये पेयर की शक्ल में नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं, जिसमें क्रोमोसोम जो सेंट्रोमेयर स्प्लिट भी होता है। और ये माइटोसिस का प्रोफेज है। माइटोसिस में 1 2 नहीं होता ना, माइटोसिस का प्रोफेज है। अब जो है हमें तलाश करना है भाई प्रोफेज वाला। ये 2 तो हट गए, माइटोसिस का प्रोफेज है, अब ए और बी में बताना है। और मियोसिस का भी कह रहा है प्रोफेज है, हट गया, अंडरस्टूड है। ये क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। माइटोसिस का प्रोफेज है और मियोसिस का क्या है? मेटाफेज 1 है। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी इज द करेक्ट आंसर। माइटोसिस का प्रोफेज है और मियोसिस का क्या है? मेटाफेज 1 है। तो ये 2014 में आपके सामने ये सवाल पूछा गया है। अब आइए 2015 की हम बात करते हैं। 2015 के डाउ के अंदर ये 2 सवाल पूछे गए हैं, साथ ही साथ जो है वो लियारी वालों ने भी इस चैप्टर से सवाल पूछा है। हम तलाश में हैं कि कौन सा सवाल है जो हम आपको इस वीडियो में बता सकें। तो इसका सवाल है हमारे पास कुछ ही। Okay, during the formation of an ovum, non-disjunction of the sex chromosome occurred. The ovum was then fertilized by a normal Y-bearing sperm cell. Which one of the following show the sex chromosome complement
ऑफ द रिजल्टिंग जाइगोट। हमें कहा जा रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम था ना, ओवम जब बन रहा था उस दौरान क्या हुआ, नॉन डिसजंक्शन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम जो था ना, फीमेल के ओवम का जो सेक्स क्रोमोसोम था उसकी नॉन डिसजंक्शन हुई। मतलब जो एक्स होते हैं ना उनको अलग अलग होना चाहिए था, एक एक्स किसी और ओवम में चले जा, एक एक्स किसी और सेल में चले जाता और दूसरा एक्स जो है वो इसी ओवम के अंदर रहता, लेकिन नॉन डिसजंक्शन हुई, इसके बाद दोनों एक्स रह गए। फिर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो द सेक्स क्रोमोसोम। अब हमें कहा जा रहा है द ओवम वाज देन फर्टिलाइज्ड बाय अ नॉर्मल वाई बेरिंग स्पर्म। एक स्पर्म जो होता है आके इसको फर्टिलाइज करता है जिसमें सिर्फ वाई क्रोमोसोम था। हमें कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो द सेक्स क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्टिंग जाइगोट। अब जो जाइगोट बनेगा उसके पास क्या होगा, तो हमें मालूम है कि ओवम के पास एक्स था, अब स्पर्म उसके साथ आकर जुड़ गया, क्या होना चाहिए, XXY। सिंपल, इसके पास क्या होना चाहिए, XXY जो है इसके पास होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, C है, XXY। अब आप बोलेंगे सर वो नॉन डिसजंक्शन के नतीजे में तो ये भी हो सकता है ना, एक के पास दोनों एक्स चले जाएं और एक के पास एक भी ना आए। तो अगर जिसके पास एक भी एक्स नहीं आएगा तो वो ओवम मर जाता है, वो ओवम सर्वाइव नहीं करता। सर्वाइव वही करता है जिसके पास दोनों एक्स है ना। तो इसका मतलब जो है हमारे पास क्या है, C ही ऑप्शन है, A ऑप्शन, और इसके अलावा और भी नहीं है ना ऑप्शन। अगर एक ऐसा ओवम होता, गौर से सुनिएगा, एक ऐसा ओवम होता जिसमें कोई भी एक्स ना होता तो सिंपल वाई होना चाहिए, तो वाई वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसा ओवम है जिसके पास दोनों एक्स है और इसके साथ वाई जुड़ गया है, तो इसका एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, वो है CXXY। अगले हमारे पास जो है वो इसी ईयर में आया हुआ है सवाल, और ये बनी हुई है डायग्राम। द डायग्राम शोज अ सेल एट एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। एनाफेज 1 है, मियोसिस एनाफेज 1 है मियोसिस का। हमें कहा जा रहा है विच डायग्राम शोज अ नॉर्मल गैमेट दैट कुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस सेल। अब कह रहा है कि भाई इसकी एंडिंग होगी ना, ये एनाफेज 1 है, जब ये इख्तिताम हो जाएगा ना, अब ये एंड होगा, तो इसमें से नॉर्मल गैमेट कौन सा है। अब देखो भाई एनाफेज 1 में आपको डायग्राम में थोड़ा सा बता देता हूँ, डायग्राम बनाकर। भाई इसके लिए तो मियोसिस, वैसे तो लेक्चर आप पूरा देखिएगा हमारा मियोसिस वाला। अब इसमें क्या है भाई, ये ऐसा है, ये अलग अलग है, ये एनाफेज 1 है। अब क्या होगा, इसका जब टीलोफेज आ जाएगा ना तो ये दोनों अलग हो गए। फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, दोबारा से प्रोफेज होगा, दोबारा से प्रोफेज के बाद क्या हो जाएगा, दोबारा से प्रोफेज के बाद जो है ये मेटाफेज आएगा, और मेटाफेज में ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे। एनाफेज 2 जब आएगा तो ये अलग पोल पे चला गया, ये अलग पोल पे चला गया, एक अलग पोल पे चला गया, और फिर जो फाइनली गैमेट्स बनेगा उसमें सिर्फ ये दोनों सिंगल सिंगल होने चाहिए। भाई इसके लिए वही अच्छा समझ सकता है जिसने मियोसिस वाला लेक्चर हमारा अच्छे से देखा होगा, और आप ज़रूर देखिएगा। तो अब क्या है, ये एनाफेज 1 है, जब ये एक होंगे तो ये अलग अलग हो गए, फिर दोबारा से प्रोफेज 2 स्टार्ट होगा और मेटाफेज 2 होगा, इसमें ये दोनों इक्वेटोरियल पे आएंगे और एनाफेज के अंदर दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और गैमेट जब बनेगा इसके अंदर सिंगल सिंगल होने चाहिए। तो गैमेट के अंदर सबसे पहले ये बात हो गई, सिंगल सिंगल होने चाहिए। भाई ये गैमेट जब बनेगा ना तो इसमें ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब इन दोनों में फैसला करना है, क्या करना है, इन दोनों में फैसला करना है, सिंगल सिंगल वाला, डबल डबल तो होंगे नहीं क्योंकि मियोसिस 2 के एंड में जाकर ये सिंगल सिंगल हो जाते हैं। अब इनकी बात है C और D में फैसला करना है। तो एक क्रोमोसोम ब्लैक है और एक क्या है, वाइट है। दोनों वाइट तो नहीं आएंगे ना, ये जैसे ये अलग हो गया तो एक ब्लैक और वाइट, ब्लैक और वाइट, तो फाइनली जब ये अलग होंगे तो एक ब्लैक होना चाहिए और एक वाइट होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, D है। सिंपल, वाइट वाइट तो दोनों नहीं हो सकते, तो करेक्ट आंसर हमारे पास D है। याद रखिएगा इस MCQ का वही आंसर दे सकता है जिसने मियोसिस को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझा हो। तो D इज द करेक्ट आंसर। तो इस डायग्राम की बेस पर हमें बताना था, इस डायग्राम की बेस पर हमें बताना था कि एनाफेज 1 अगर ये है तो इसका नॉर्मल गैमेट क्या होगा। तो इसका नॉर्मल गैमेट हमें डायग्राम से सेलेक्ट करना था और वो था D। फिर ये था NTS 2015 के डाउ का सवाल। अब NTS 2015 लियारी वालों का जो अलग टेस्ट था उसमें भी उन्होंने इस चैप्टर से 2 सवाल दिए। तो आइए हम तलाश करते हैं कि इसके 2 सवाल कौन से थे। ओके, तो आइए इसका पहला सवाल जो हमारे पास है, हाउ डज द सेकेंड मियोटिक डिवीजन डिफर फ्रॉम माइटोसिस।
इन द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब देखो भाई, सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बारे में कहा जाता है कि वो माइटोसिस से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन अब कह रहा है कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो है वो माइटोसिस से किस तरीके से मुख्तलिफ है। इन सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ए में कहा जा रहा है कैस्मेटा फॉर्म बिटवीन द क्रोमेटिड्स ऑफ अ बाइवेलेंट, ई में कह रहा है ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट टू फॉर्म टू क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग मेटाफेज, और सी में कहा जा रहा है द सेपरेटिंग क्रोमेटिड्स ऑफ अ पेयर डिफर जेनेटिकली, और डी में कहा जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो सी है, द सेपरेटिंग क्रोमेटिड्स ऑफ अ पेयर डिफरेंट जेनेटिकली। सेकेंड मियोटिक डिवीजन के अंदर देखें भाई, ये था ना, इसी एमसीक्यू का रेफरेंस ले लेते हैं। अब देखो, ये क्रोमेटिड्स थे ना, मेटाफेज में जो है वो ये पोल पे आए थे, एनाफेज में अलग हुए, लेकिन ये क्रोमेटिड्स जो है ना ये आपस में अलग नहीं होती। फेज 1 के अंदर ये आपस में अलग नहीं होती, जबकि फेज 2 के अंदर गौर से सुनिएगा कि ये क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो अलग होने वाली जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो जेनेटिकली क्या होते हैं, जेनेटिकली जो है ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जबकि माइटोसिस के अंदर जो होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। तो द सेपरेटिंग क्रोमेटिड्स ऑफ अ पेयर डिफर जेनेटिकली, जेनेटिकली ये क्या होती हैं, सेपरेट होने वाली जो क्रोमेटिड्स होती हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। यही वजह है कि मियोसिस एवोल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, और यही वजह है कि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर और ये सारे फिनोमेना। तो इसके लिए आप ज़रूर देखिएगा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि माइटोसिस और मियोसिस के सेकंड डिवीजन में क्या फ़र्क है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी। इसी तरीके से इसी ईयर में एक और सवाल भी पूछा गया है, आइए हम उसकी तरफ भी बढ़ते हैं, और वो सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेज डज नॉट अकर इन मियोटिक प्रोफेज 1। मियोटिक प्रोफेज 1 का कौन सा सब स्टेज नहीं है, तो हमें मालूम है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डाइप्लोटीन और डाइकिनेसिस है। तो साइनेप्सिस इसका कोई सब स्टेज नहीं है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डाइप्लोटीन और डाइकिनेसिस ये सारे प्रोफेज 1 के सब स्टेजेस हैं। सी साइनेप्सिस जो है वो इसका कोई सब स्टेज नहीं है ये, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, साइनेप्सिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये 2015 लियारी वालों के पेपर में पूछा गया था। फिर इसके बाद आते हैं 2016 की तरफ आते हैं, और 2016 में आइए देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा गया है। ओके भाई, डायग्राम वाला सवाल पूछा गया है इस ईयर में, आइए 5 ओके। सेल एक्स कंटेन 24 क्रोमोसोम, इट डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस सेल वाई एंड जेड। अब भाई देखो, सेल एक्स है ना, उसके पास कितने क्रोमोसोम है, 24, ये डिवाइड हो रहा है माइटोसिस। माइटोसिस में क्रोमोसोम की तादाद क्या रहती है, सेम रहती है, तो कह रहा है ये बना रहा है एक्स और वाई। भाई माइटोसिस की इसका मतलब इसमें 24 क्रोमोसोम है, तो इसमें भी और इसमें भी है। हाउ मेनी क्रोमोसोम डज कंटेन जेड, जेड के पास कितने क्रोमोसोम होंगे, सेम होंगे क्योंकि माइटोसिस हुई है, तो 24 है, तो यहाँ पे भी क्या होंगे 24। तो एसएमसीक्यू का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी 24, क्योंकि जो यहाँ डिवीजन हुई है वो कौन सी है, माइटोसिस। तो बी इज द करेक्ट आंसर, 24 हमारा एमसीक्यू का आंसर है। फिर इसके बाद जो है 2016 में ही एक और सवाल जो है वो पूछा गया है, हम उसकी तरफ आते हैं, और वो सवाल क्या है, ओके वो सवाल है ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस डू सेंट्रोमेयर डिवाइड्स। मियोसिस का कौन सा स्टेज होता है जिसमें सेंट्रोमेयर जो होता है वो डिवाइड होता है, सेंट्रोमेयर जो होता है वो स्प्लिट होता है, हमें वो बताना है। तो एसएमसीक्यू का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है, मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में जाकर जो है मियोसिस के मेटाफेज 2 के अंदर जाकर आप देखिएगा, मियोसिस वाली डायग्राम को दोबारा से देखिएगा, और उसमें आप देखेंगे कि मेटाफेज 2 के अंदर जाकर सेंट्रोमेयर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट होता है। इससे पहले किसी भी स्टेज में वो डिवाइड नहीं होता, तो डी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है ये 2016 का था ये सवाल। अब 2016 के बाद जो अगला केएमडीसी वालों, देखो भाई 2016 ये डाउ का था, अब 2016 जो है अब जो है वो केएमडीसी वालों का जो पेपर था उसमें देखते हैं क्या सवाल पूछा गया है इस चैप्टर से, मैं उसकी तलाश में आता हूँ। लियारी वालों ने इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं दिया था, तो 2016 केएमडीसी वालों ने दिया था, वो हम निकाल लेते हैं। Which of the following process occur by mitosis? इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो माइटोसिस के जरिए होता है। ए में कहा जा रहा है क्लोनिंग ऑफ प्लाज्मा सेल, दूसरे में कहा जा रहा है गैमेट प्रोडक्शन, और तीसरे में कहा जा रहा है रिप्लेसिंग डैमेज सेल।
भाई माइटोसिस में कौन सी होगी? क्लोनिंग ऑफ प्लाज्मा सेल, गैमेट प्रोडक्शन, रिप्लेसिंग ऑफ डैमेज सेल। तो याद रखिएगा प्लाज्मा सेल की क्लोनिंग का मतलब डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए माइटोसिस जरूरी है, तो ए तो हो गया। गैमेट प्रोडक्शन में मियोसिस होती है, याद रखिएगा एनिमल्स के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं उसके अंदर क्या होती है? मियोसिस होती है, तो ये भी हट गया। और अगर प्लांट की बात होती है, गौर से सुनिएगा, प्लांट के अंदर माइटोसिस होती है, यहाँ अंडरस्टूड है एनिमल, प्लांट के लिए स्पेसिफाई करता। तीसरा रिप्लेसिंग ऑफ डैमेज सेल जो रिप्लेस होते हैं उसकी बात हो रही है, तो 1 और 3 हमारे पास जो है इस एमसीक्यू का आंसर होना चाहिए। तो इस एमसीक्यू की हम बात करते हैं तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो सी है, 1 और 3। इन दोनों 1 और 3 में जो है वो माइटोसिस होती है, 2 के अंदर जो है, अगर 2 के अंदर एनिमल की बात करने जा रहे हैं तो मियोसिस होती है, और प्लांट की बात करेंगे तो माइटोसिस। इस सवाल में स्पेशली लिखा हुआ होना चाहिए कि किसकी बात करने जा रहे हो आप, क्योंकि प्लांट के अंदर स्पोर फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस होती है, बाकी हर स्टेज पर जाकर क्या होती है? माइटोसिस होती है। तो एनिमल की अगर बात करने जा रहे हैं 1 और 3 में जो है वो माइटोसिस है, यहाँ एनिमल की बात हो रही है। और गैमेट प्रोडक्शन एनिमल की बात होगी तो मियोसिस, और प्लांट की बात होगी तो गैमेट प्रोडक्शन जो है उसमें माइटोसिस होती है। तो यहाँ इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो सी है। तो याद रखिएगा जब भी आपके पास जो है ना एनिमल और प्लांट ना लिखा हुआ हो तो आप एनिमल समझकर उसको सॉल्व करोगे। आइडियली इसमें एनिमल और प्लांट क्लियरली मेंशन होना चाहिए था। तो 97 का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर सी है। आइए 2017 की हम बात करते हैं, जब पूरे सिंध का तमाम मेडिकल कॉलेजेस का एक ही टेस्ट होना स्टार्ट हुआ था, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या सवाल पूछा गया है इस चैप्टर से। द फिनोमिना नोन एज क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस किसमें होता है? माइटोसिस में, मियोसिस में, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, और डी में कहा जा रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो याद रखिएगा क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना जो है वो किसमें होता है? मियोसिस में। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी है। इसी तरीके से 2017 में है एक और सवाल पूछा गया है, और वो सवाल है बड़ा ज़बरदस्त, और इसमें एक पूरी कैरियोटाइप आपको दे दिया गया, और हमें कहा जा रहा है कैरियोटाइप दिया गया और उसमें कहा जा रहा है द अबव डायग्राम इलस्ट्रेट, ये डायग्राम क्या बता रही है? कौन सी बीमारी है? हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया और डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम के लिए आपको मालूम है कि इसमें क्या होता है, देखो सब दो 21वां पेयर जो है, गौर से सुनिएगा, 21 पेयर जो इसमें कितने क्रोमोसोम है? 3। 21 पेयर उसमें क्या है? 3 है, लिहाजा क्या है? डाउन सिंड्रोम। बल्कि हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो है ही नहीं, ये तो पॉइंट म्यूटेशन की एग्जांपल है जो कि हमें माइक्रोस्कोप में नजर ही नहीं आता। तो अंडरस्टूड है डाउन सिंड्रोम है, लेकिन आइडियली आप कैरियोटाइप को देखिएगा, क्योंकि इसमें जो डाउन सिंड्रोम है ना 21 के साथ 3 है, तो डाउन सिंड्रोम। अगर XY है, अगर XXY लिखा होता तो लाइन फिल्टर होता, और X सिर्फ होता और यहाँ कोई क्रोमोसोम होता ही नहीं, तो क्या होता? टर्नर सिंड्रोम होता। तो ये डाउन सिंड्रोम वाली कंडीशन बनाई गई है। तो इसी डायग्राम में वो कंडीशन लाइन फिल्टर की भी बना सकते हैं और टर्नर की भी बना सकते हैं। तो बी प्रिपेयर इसके लिए, रटा नहीं मारना, बी प्रिपेयर रहना कि टर्नर की डायग्राम कैसी होगी, लाइन फिल्टर की कैसी होगी। तो यहाँ डाउन सिंड्रोम है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी है। 2018 में इससे कोई MCQ नहीं पूछा गया, हमने देखा हमें नहीं मिला। 2019 की तरफ बढ़ते हैं। 2018 में इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं मिला था। 2019 में इस चैप्टर से 5 MCQ पूछे गए हैं। देखें भाई, किसी साल ये भर भर के देते हैं, किसी साल एक भी नहीं देते हैं। तो 2019 में इससे 5 सवाल दिए गए हैं। तो आइए हम तलाश में हैं कि इस चैप्टर से कौन सा सवाल था। ओके, डैश इज द स्टेज ऑफ माइटोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय फिजिकल सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। वो कौन सा फेज है माइटोसिस का जिसमें क्रोमेटिड्स जो हैं उसकी फिजिकल सेपरेशन होती है? तो इस MCQ का करेक्ट आंसर है मेटाफेज, और इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या होती है? सेपरेशन होती है। तो मेटाफेज इज द स्टेज ऑफ माइटोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय द फिजिकल सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमेटिड्स। होमोलोगस क्रोमेटिड्स जो होते हैं, एक मिनट, सेपरेशन नहीं, वो तो इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं, सॉरी, एनाफेज में जाकर सेपरेट होते हैं, और क्रोमेटिड्स में होमोलोगस नहीं होता, होमोलोगस क्रोमोसोम के लिए होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो एनाफेज इज द स्टेज ऑफ माइटोसिस जिसमें फिजिकली वो सेपरेट हो जाते हैं। कौन सेपरेट हो जाते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो इस MCQ का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 90 का करेक्ट आंसर डी है। एनाफेज इज द स्टेज ऑफ माइटोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय द फिजिकल सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी है। फिर इसी ईयर में एक और सवाल पूछा गया है इसी चैप्टर से रिलेटेड। आइए देखते हैं वो सवाल क्या है। विच ऑफ
द फॉलोइंग, एक मिनट थोड़ा सा वो करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन, इनमें से कौन सी डिवीजन है जो एवोल्यूशन के अंदर अहम किरदार अदा करती है? मियोसिस, माइटोसिस, एपोप्टोसिस, एमाइटोसिस। तो मियोसिस एवोल्यूशन के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है, बिल्कुल बेसिक सवाल था ये। फिर इसी ईयर में एक और सवाल भी पूछा गया है, हम उसकी तलाश में भी आते हैं और वो सवाल है हमारे पास ये, द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेस of meiosis following leptotene during which homologous chromosome begin to pair is called. लेप्टोटीन के बाद वो कौन सा सेकेंड स्टेज है प्रोफेज ऑफ मियोसिस का, हमें उसका नाम बताना है। तो उसका नाम क्या है? जाइगोटीन। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस, ये 5 है। तो लेप्टोटीन के बाद कौन सा स्टेज आता है? जाइगोटीन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला सवाल जो है वो इसी ईयर में एक और सवाल भी पूछा गया है, हम उसकी तलाश में है। बढ़ बढ़ के सवाल पूछे इसमें तो ओके भाई। तो इसी चैप्टर से एक और सवाल आ गया है, वो है इंटरफेस इज अ फेज ऑफ द सेल साइकिल डिफाइंड ओनली बाय द एब्सेंस ऑफ डैश। इंटरफेस जो है ना वो सेल इज अ फेज ऑफ द सेल साइकिल का फेज है, डिफाइंड ओनली बाय द एब्सेंस ऑफ डैश। इसमें किस चीज़ की गैर मौजूदगी होगी? तो इसमें सिंपल से क्या है, इंटरफेस नॉन डिवाइडिंग फेज है ना, सेल डिवीजन नहीं होगी। इंटरफेस का मतलब ही यही है कि दो डिवीजन के दरमियान जो है वो एक इंटरवल हो, तो सेल डिवीजन इसमें नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ें होंगी, एंजाइम, डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह सब होगी, सेल डिवीजन नहीं होगी। फिर इसी ईयर में एक और सवाल भी जो है वो पूछा गया है, हम उसकी तलाश में हैं और वो सवाल हमारे पास जो है वो है आपके सामने, जो कि इस वीडियो का लास्ट सवाल भी है, 2019 का ये 5वां सवाल है। क्रॉसिंग ओवर इज एन एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन डैश रिजल्टिंग इन अ मिक्सचर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑफस्प्रिंग। क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्या है? एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन डैश, सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन जिसको मालूम होगी, इसमें एक्सचेंज ऑफ जीन जो होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान होता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ ही चैप्टर 7 के एनटीएस पास पेपर में आने वाले तमाम एमसीक्यू हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। इस चैप्टर की पूरी प्रिपरेशन करने के बाद आप पास पेपर के सवाल को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।